Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic difference among sole proprietorship, partnership, company and cooperative society. जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इनके रेफरेंस में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था. इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, जहां आपको इसके रेफरेंस में इंडिविजुअल बेसिस पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन चारों फॉर्म्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं. तो डिफरेंसेस के लिए हम डिफरेंट बेसिस ऑफ डिफरेंस लेके चलेंगे और उसके बेस पर हम इनके बीच के डिफरेंस को स्टडी करेंगे. द वेरी फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज फॉर्मेशंस. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशंस, तो सोल प्रॉपर्टीशिप यहाँ बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब सोल प्रॉपर्टीशिप के बेसिस पर किसी भी बिजनेस को सेट किया जाता है. पार्टनरशिप में भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं. ये ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में तो रजिस्टर करा सकते हो, और अगर नहीं कराना चाहो तो कोई कंपल्सन नहीं रहता है. यानी कि बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर फॉलो करनी पड़ती हैं पार्टनरशिप फॉर्म के केस में. कंपनी के केस में, क्योंकि जो कंपनी है वो कंपनी एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर में फ्रेम की जाती है, रजिस्टर्ड की जाती है, और इसी वजह से इसको कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा डिसाइडेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है या जो लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड किया गया है उसको फॉलो करना पड़ता है और कंपल्सरी बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है. ऐसे ही जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो इनका भी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी होता है और इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में खुद को रजिस्टर्ड कराना होता है और उसके द्वारा डिसाइडेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना होता है. सेकेंड डिफरेंस क्या रहता है, लीगल स्टेटस की बात करते हैं. तो सोल प्रॉपर्टीशिप के केस में प्रोपराइटर और फर्म के बीच में कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी कि जो सोल प्रोपराइटर है वही सोल प्रॉपर्टीशिप को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. और पार्टनरशिप में भी यहाँ भी पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है. जबकि कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी को लॉ के द्वारा फॉलो किया गया है, क्योंकि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इस आर्टिफिशियल पर्सन की प्रॉपर्टी के बेसिस पर कंपनी और उसके मेंबर्स में एक सेपरेट लीगल एंटिटी अवेलेबल रहती है. कंपनी को हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी के बेसिस पर डिफाइन करते हैं. और इसी तरीके से जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट लीगल स्टेटस को फॉलो करती है और इसकी जो लीगल एंटिटी है वो इसके मेंबर से कंप्लीटली सेपरेट होती है. ठीक. नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहता है इसमें, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप. मेंबरशिप की बात करते हैं तो जब हम सोल प्रॉपर्टीशिप की बात करते हैं देन सोल प्रॉपर्टीशिप इज फॉर्म्ड, फाइनेंस्ड, ओन्ड एंड मैनेज्ड विद अनलिमिटेड फ्रीडम बाय इंडिविजुअल पर्सन. कोई भी इंडिविजुअल पर्सन सोल प्रॉपर्टीशिप के बेसिस पर बिजनेस को फॉर्म कर सकता है या फाइनेंस इसी इंडिविजुअल बेसिस पर किया जाएगा. इसके द्वारा ऑनरशिप भी इसी की रहेगी, मैनेजमेंट भी इसी का रहेगा और इसके पास अनलिमिटेड फ्रीडम होती है बिजनेस के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करने की. जबकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, यहाँ मिनिमम 2 मेंबर्स 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए. कंपनी के केस में 3 कैटेगरीज होती है कंपनी की, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी, यानी कि 1% कंपनी. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 की लिमिट होती है. पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स रहते हैं. जबकि ओपीसी में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही एक ही मेंबर्स रहते हैं. जबकि अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करूंगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम की इसमें भी कोई भी लिमिट नहीं होती, यानी कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं. और वैसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबरशिप होती है वो ओपन होती है, ओपन टू ऑल. नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस. नेक्स्ट डिफरेंस इज लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. मेंबर्स की लायबिलिटी के बेसिस पर अगर मैं सोल प्रॉपर्टीशिप की बात करूंगा तो यहाँ सिंगल पर्सन होता है. ठीक है. तो उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड. एज ए पार्टनर्स के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है. लेकिन कंपनी के केस में नॉमिनल जनरली जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं या जो शेयरहोल्डर्स होते हैं इनकी जो लायबिलिटी होती है वो जनरली लिमिटेड होती है और जो भी उनकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है उसकी जो अनपेड अमाउंट है वहाँ तक की इनकी लायबिलिटी रहती है, इससे ज़्यादा की इनकी लायबिलिटी नहीं होती है. ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस. नेक्स्ट बेस इज फैसिलिटी ऑफ रेजिंग कैपिटल. अगर कैपिटल को रेज करना हो तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या फैसिलिटी रहती है उसके बेसिस पर हम चारों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन, सोल प्रॉपर्टीशिप.
गुड फॉर स्मॉल बट अनसुटेबल फॉर लार्ज फर्म्स। यानी कि अगर स्मॉल बिजनेस पर आपको अपने बिजनेस को रन करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बेस्ट और बेटर ऑप्शन, लेकिन अगर लार्ज फर्म या लार्ज लेवल पर अपने बिजनेस को रन करना है तो ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो मीडियम स्केल बिजनेस को रन करने के लिए ये फॉर्म सुपीरियर फॉर्म है, लेकिन लार्ज स्केल के लिए भी ये एक सुपीरियर फॉर्म नहीं है। ऐसे ही जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के बेसिस पर आप ह्यूज अमाउंट को रेज कर सकते हो और लार्ज स्केल के बिजनेस को आसानी से रन कर सकते हो। और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ये स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस को रन करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो स्मॉल मीन्स के साथ में कलेक्ट होते हैं। इसी वजह से स्मॉल लेवल पर या फिर मीडियम लेवल पर अगर आपको बिजनेस रन करना है और मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द सिक्स वन, मैनेजमेंट। क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल पर्सन होता है और सिंगल पर्सन के बेसिस पर बिजनेस के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो किया जाता है। इसी वजह से यहाँ क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबकी कंसेंट के बेसिस पर ही किसी भी डिसीजन को फॉलो किया जाता है। कंपनी के केस में क्या होता है, यहाँ मैनेजमेंट और ऑनर्स के बीच में एक सेपरेशन होता है, यानी कि कंपनी की एक्टिविटी को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में एक मैनेजरियल टीम को क्रिएट किया जाता है और एफिशिएंट वे में ये क्या करते हैं, कंपनी के एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली रन करते हैं अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के बेसिस पर। और लास्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मेंबर्स जो भी होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इनके द्वारा एक मैनेजिंग कमेटी को फॉर्म किया जाता है और ये जो मैनेजिंग कमेटी होती है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज करती है। द नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल। सोल प्रॉपर्टी के केस में जो सोल प्रोप्राइटर रहता है उसका अपनी फर्म के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है। पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, यहाँ जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा ही कंप्लीट पार्टनरशिप फर्म के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रन किया जाता है। इसी वजह से ऑनरशिप और मैनेजमेंट की जब बात करी जाती है पार्टनरशिप फर्म के केस में तो वहाँ एक क्लोज रिलेशनशिप अवेलेबल होता है। कंपनी के केस में क्या होता है, ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों के जो वर्किंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। कंपनी की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मैनेजरियल टीम को क्रिएट करता है जिसके बेसिस पर कंपनी के ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ऑनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में एक डिस्टेंस होता है। जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं वो कंपनी की एक्टिविटीज़ को रन नहीं करते, बल्कि जो मैनेजमेंट अपॉइंट किया गया है कंपनी के मेंबर्स के द्वारा वो इस पर्टिकुलर या कंपनी की एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज करता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में केस में क्या होता है, यहाँ भी ऑनरशिप के बेसिस पर और कंट्रोल के बेसिस पर मेंबर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक सेपरेशन इन्वॉल्व रहता है। एक मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट की जाती है मेंबर्स के द्वारा। ये मैनेजिंग कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द स्टेट इंटरवेंशन। सोल प्रोप्राइटरशिप नील, पार्टनरशिप लिटिल। कंपनी के केस में हाई स्टेट इंटरवेंशन इज इन्वॉल्व एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कंसिडरेबल अमाउंट तक ये इंटरवेंशन रहता है। ठीक है, सीक्रेसी की बात करिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि सिंगल पर्सन इन्वॉल्व होता है तो ये हाई लेवल पर सीक्रेसी को मेंटेन कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो सीक्रेसी होती है पार्टनरशिप फर्म की वो पार्टनर्स के द्वारा ही शेयर की जाती है केवल केवल। कंपनी के केस में ये सीक्रेसी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपनी को अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल जो भी इसके मेन डॉक्यूमेंट है उनको पब्लिकली ओपन करना होता है और कंपनी सीक्रेसी को अगर मेंटेन करेगी तो उस केस में पब्लिक कॉन्फ्रेंस को विन नहीं कर पाएगी। इसी वजह से कंपनी के केस में सीक्रेसी पॉसिबल नहीं होती है। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसके अंदर जो सीक्रेसी होती है वो केवल और केवल मेंबर्स के बीच में एक्सपोज की जाती है, यानी कि मेंबर्स के बीच में इस सीक्रेसी को प्रॉपर्ली शेयर किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द एग्जिस्टेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप का एश्योर्ड नहीं होता है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि एक बार अगर सोल प्रोप्राइटरशिप इंसॉल्वेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई या किसी वजह से उसको अपने बिजनेस ऑपरेशंस को क्लोज करना पड़ा तो ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। पार्टनरशिप फर्म में भी क्या होती है, स्टेबिलिटी हाई लेवल पर नहीं होती है, लेकिन प्रॉपर्टीशिप के केस में या प्रॉपर्टीशिप के रिलेशन में ये ज़्यादा स्टेबल होती है। कंपनी इसका जो एग्जिस्टेंस है ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है क्योंकि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और जब तक कंपनी का वाइंड अप नहीं होता है तब तक हम कंपनी को क्लोज नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से कंपनी क्या होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस को फॉलो करती है। ठीक है, और इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे
क्वांटिटी नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ मेंबर्स, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है इसका, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये अपने आप को एग्जिस्ट करती है। मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पर इसका अफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज द टैक्स लायबिलिटी। सोल प्रॉपर्टी के केस में अगर स्मॉल लेवल पर बिजनेस रन कर रहा है तो कम टैक्स पे करना पड़ता है, और अगर हाई लेवल पर बिजनेस को रन कर रहा है तो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म के केस में भी अगर स्मॉल लेवल पर ऑपरेशंस हैं तो कम टैक्स, और अगर हाई इनकम जनरेट की जा रही है तो ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। कंपनी के केस में क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है, लार्ज स्केल के बिजनेस को रन किया जाता है, इसी वजह से हैवी टैक्सेस इसकी तरफ से पे किए जाते हैं। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, ये साइज के अकॉर्डिंग, इसमें भी साइज के अकॉर्डिंग वेरिएशन होते हैं। स्मॉल लेवल पर अगर बिजनेस को रन किया जा रहा है तो कम टैक्स पे करने पड़ते हैं, और कभी कभी क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो ये वेरी करता है साइज पर, और डिपेंड करता है गवर्नमेंट की तरफ से इनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, इसके अकॉर्डिंग ये टैक्सेस को पे करते हैं, टैक्स लायबिलिटी को बियर करते हैं। क्लियर? एंड नाउ कम टू द लास्ट वन। द लास्ट डिफरेंस अमंग दीज इज ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं तो ट्रांसफरेबिलिटी के बेसिस पर जो सोल प्रॉपर्टीशिप है, इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू नॉमिनी आफ्टर डेथ ऑफ सोल पार्टनर्स या सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर की डेथ के बाद सोल प्रॉपर्टीशिप की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। एक नॉमिनेशन फॉर्म रहता है, उसको प्रॉपर्ली फिल किया जाता है प्रॉपर्टर की तरफ से, और उस नॉमिनेशन के फाइलिंग के बेसिस पर जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, वो उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं आफ्टर हिज और हर डेथ। जबकि अगर बात करेंगे हम पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनके नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं, और इसके साथ साथ इन्हें अपना नॉमिनेशन भी फाइल करना होता है। ये मस्ट कंडीशन होती है किसी भी कंपनी के केस में कि जो भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैं, अगर उनके शेयर्स है कंपनी के अंदर तो उसके साथ साथ उनको नॉमिनेशन भी फाइल करना होता है। और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के केस में जो भी उनकी सिक्योरिटीज़ है या जो भी उनके शेयर्स है वो उनके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, उनको ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, शेयर का ट्रांसफ़र कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में पॉसिबल नहीं होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द बेसिक डिफरेंसेस अमंग सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एंड कोऑपरेटिव society. Thank you.